मैं सोच के आया हूं वो है कि हम थोड़ा सा एक डिबेट बिटवीन इंपेरिसिज्म एंड रैशनलिज्म और उसमें से इंपेरिसिस्ट ट्रेडिशन में से पर्टिकुलरली डेविड ह्यूम उनके ऊपर हम बात कर लेंगे, राइट। तो इससे हमारा लार्जली इंपेरिसिज्म का आइडिया, आपका रैशनलिज्म का आइडिया और उसमें से डेविड ह्यूम की पर्टिकुलर पोजीशंस, ये चीजें अपनी सिलेबस की कह लो कवर हो जाएंगी इससे। फाइन। तो पहली बात, ये आते किस पोर्शन ऑफ फिलॉसफी में है, जो हमारा लार्जर डिवीजन ऑफ फिलॉसफी है, जिसमें हम मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में आती हैं हमारी सारी ओरिजिन वाली स्टडीज, बीइंग की स्टडीज। एपिस्टेमोलॉजी में हमारी आती है स्टडी ऑफ नॉलेज, थियोरी ऑफ नॉलेज। और एक्सियोलॉजी में हमारे पास आती है थियोरी ऑफ वैल्यू। तो जो भी चीज क्वांटिफाई नहीं की जा सकती, जिनकी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, वो सारी चीजें वैल्यूज हैं, राइट। दे आर वैल्यूज। और वैल्यूज की स्टडीज हम करते हैं एक्सियोलॉजी में, जैसे गुडनेस, बैडनेस, मोरालिटी, इमोरालिटी, ब्यूटी, अगलीनेस, टेस्टफुलनेस, डिस्टेस्टफुलनेस, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं वैल्यू स्टडीज। दैट कम्स इन एक्सियोलॉजी। लेकिन जिस पोर्शन की आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट पर्टेन्स टू एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि थियोरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज हम कैसे हासिल करते हैं, तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आप एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हो। कुछ फिलोसोफर्स आपको यह बात करते हुए मिलते हैं कि नॉलेज होती ही क्या है, व्हाट नॉलेज इज, नॉलेज की नेचर क्या है। इस पे बात करते बहुत से फिलोसोफर्स मिलते हैं। लेकिन जिन फिलोसोफर्स की आज हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली नॉलेज हासिल कैसे की जाती है, वो हमारा मेन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस आज का जो जिसपे हम अटेंशन दे रहे हैं। तो नॉलेज हासिल कैसे की जाती है, हाउ डू वी नो वट एवर वी नो, हम जानते हैं, जो भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इज द क्वेश्चन। इसके दो ब्रॉड आंसर्स हैं, हालांकि इसके बहुत ज्यादा आंसर्स हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो एक ब्रॉड कैटेगरी है जो लोग हमारे रैशनलिस्ट इसका आंसर देते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज की कुछ कैटेगरीज आपके दिमाग में पहले से होती हैं, प्री बिल्ट होती हैं, जिनको बोलते हैं इन्नेट आइडियाज का थीसिस। जिसको हम कहते हैं कि आइडियाज जो हैं वो इन्नेटली आपके अंदर होते हैं। तो ये रैशनलिस्ट ट्रेडिशन कहती है। रैशनलिस्ट ट्रेडिशन जब ये कहती है कि आइडियाज आपके अंदर इन्नेटली होते हैं, तो उसका मतलब ये कि हम जब पैदा होते हैं जन्म से ही कुछ प्री बिल्ट आइडियाज, कुछ नोशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स, वो हमारे अंदर पहले से ही होते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है, इसका बहुत पुराना बेस प्लेटो में है। तो प्लेटो ने कभी कहा था कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एक अलग से एग्जिस्ट करती है। आपकी काउ यहां रहती है, लेकिन काउनेस, द डिफिनिशन ऑफ बीइंग अ काउ, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहती है। ऐसा प्लेटो का आइडिया था। तो प्लेटो के इस पर्टिकुलर आइडिया को बहुत बाद में जाके लोगों ने कंटिन्यू किया अलग अलग रूपों में। तो उसमें एक बड़ी ट्रेडिशन हुई रैशनलिस्ट की। तो इननेट आइडियाज जैसे जैसे यही एक एग्जांपल तो यही था जो बहुत ओरिजिनल एग्जांपल है, पुराना एग्जांपल है। दूसरा ऐसे हो सकता है कि जैसे ये पर्टिकुलर टेबल है, ये टेबल तो आपके सामने पड़ा है, इट इज अ पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ टेबल। लेकिन टेबल तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ये टेबल अगर मैं बात करूं तो ये लकड़ी का बना है, इसकी एक स्क्वायर टॉप है, इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, मे बी 2.5 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस टेबल की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आपके पास दूसरा कोई टेबल भी हो सकता है जिसकी टॉप स्क्वायर ना होके गोल हो, जिसकी हाइट यहां पे ना होके थोड़ी और ऊपर हो, और जिसका टॉप जो है वो लकड़ी से ना बना हो, उसकी बजाय में भी स्टील से बना हो, जिसकी लेग्स जो हैं वो भी लकड़ी से या स्टील से किसी भी चीज की बनी हो सकती है, उसका कलर भी अलग हो सकता है। सो विच मीन्स देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टेबल्स अराउंड इन दिस वर्ल्ड। लेकिन प्लेटो ने यह सवाल उठाया कि हम कैसे पहचान लेते हैं कि मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ये ऑब्जेक्ट टेबल ही है। तो प्लेटो का मानना था कि जो आइडिया ऑफ टेबल है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल है,
वो इनेटली आपके अंदर बिल्ट है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से आया है, और आप उसको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पहचान लेते हो। यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल ऑलरेडी इन योर माइंड एंड यू आइडेंटिफाई दैट कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इस बात को लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा। जैसे प्लेटो ने यह कहा कि यह टेबल उस ओरिजिनल आइडिया की इम्परफेक्ट कॉपी है, तो ये एक आइडिया था उसका। लेकिन इस आइडिया के अलावा भी बहुत सारे तरीके से लोगों ने इसको कहा। किसी ने कहा कि नहीं, कॉपी नहीं है, हम इसके ऊपर अपना आइडिया ऑफ टेबल फ्लैश कर देते हैं और ये रिजेंबल कर जाता है, रेजोनेंस हो जाती है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये तो टेबल ही है। सो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट ओरिजिनल आइडिया ये है कि द आइडिया ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज, दे एग्जिस्ट इनेटली विद अस, वो अंदर से ही हमारे पास होते हैं। इसके ऊपर बिल्ड करती हुई रैशनलिस्ट ट्रेडिशन है हमारे पास। तो रैशनलिज्म ये समझता है कि आइडियाज पहले से हैं और हम उन आइडियाज को ही आगे आगे डेवलप करते चले जाते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू मैथमेटिक्स, थ्रू लॉजिक। तो ये जनरल थीसिस था रैशनलिस्ट ट्रेडिशन का, जिसमें आपने देकार्ते को पढ़ा, जिसमें आपने स्पिनोजा को पढ़ा, लाइबनीज को पढ़ा। तो ये हमारे प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट हुए। इन सब का मानना है कि आइडियाज पहले से होते हैं और आइडियाज से ही आइडियाज जनरेट होते चले जाते हैं। दिस इज द जनरल थिंग। इनके काउंटर में जो दूसरी धारा है, मैंने कहा जैसे कि एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है, नॉलेज आती कहां से है, होती क्या है। तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं। एक ये कि इननेटली एग्जिस्ट करती है, दूसरी ये कि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस से आती है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस से नॉलेज जनरेट होती है। इसका मतलब अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नॉलेज नहीं होगी। इसका ये मतलब भी निकलता है ना कि ह्यूमन एक्सपीरियंस का होना जरूरी हो गया नॉलेज के लिए। जब आपने कह दिया कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही नॉलेज आती है, तो नॉलेज ह्यूमन एक्सपीरियंस से आएगी, तो फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस के बिना नहीं होगी। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बिना ना होने का मतलब आइडियाज, नॉलेज, इन सब का कोई इंडिपेंडेंट बेसिस नहीं रह पाएगा। इनको होने के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का होना भी जरूरी है। सो ह्यूमन बीइंग के होने से ही ह्यूमन एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस में जब एक्सटर्नल वर्ल्ड आएगी तो वहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, नॉलेज। सो नॉलेज, आइडियाज, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस से आते हैं। सो दीज आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द आंसर्स। आंसर्स आर वेरिड इन नेचर, अलग अलग प्रकार के आंसर हैं, लेकिन उनकी ब्रॉड कैटेगराइजेशन एक की जाती है कि या तो आप ऐसा मानते हैं कि हमारे परसेप्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे देखने की, सुनने की, चख लेने की, छू लेने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आइडियाज तो उसके बिना ही एग्जिस्ट करते हैं। या तो आप ऐसा मानते हैं, जो कि आप रैशनलिस्ट हो जाते हैं, और या फिर आप मानते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस यानी कि सेंस एक्सपीरियंस वो प्राइमरी थिंग है, प्राइमरी सोर्स है, जहां से हमारे नॉलेज जनरेट होती है, क्रिएट होती है। नहीं, इंस्टिंक्ट्स भी ह्यूमन बीइंग में हो रही हैं या किसी न किसी बॉडी में ही होंगी। इनेट आइडियाज तो इंस्टिंक्ट से भी पहले बर्थ के साथ होती है, लेकिन इनेट आइडियाज तो बिना बर्थ के। मतलब जब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज प्लेटो कहते हैं तो वो कहते हैं कि बर्थ की क्या जरूरत है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है आपके होने पे, वो प्री एग्जिस्ट करते हैं, जो इनेट वाली है। हालांकि उसको पर से अगर मैं कैटेगराइज करूं तो दैट इज आइडियलिज्म, और अभी हम बात कर रहे हैं रैशनलिज्म की। आइडियलिज्म और रैशनलिज्म में थोड़ा सा संबंध है। वो ऐसा कि रैशनलिस्ट ट्रेडिशन भी नॉलेज की जो ओरिजिन है वो नॉलेज को इंडिपेंडेंट ओरिजिन से जानती है, तभी तो उससे ही नॉलेज से आगे आगे नॉलेज प्रोड्यूस या कन्वर्ट होती रहेगी। तो इसलिए ये जो ट्रेडिशन है ये बिल्कुल हमारे लाइफ एंड बर्थ से आजाद है। हम केवल उसमें एक कह लो चेन की एक कड़ी है, चेन पीछे से चली आ रही है नॉलेज की। इस ट्रेडिशन में नॉलेज की चेन हमसे शुरू होती है।
चाहे वो इंस्टिंक्चुअल हो, चाहे वो डिजायर से हो, चाहे फीलिंग से हो, चाहे आइडियाज से हो, थॉट से हो, कैसे भी नॉलेज आए वो शुरू हमसे होती है। सो ये वाली ट्रेडिशन इस किस्म की ट्रेडिशन है। तो आज हम ज्यादा बात इस पे करेंगे, कंट्रास्ट इससे रख लीजिएगा। सो वी आर इन कंट्रास्ट विद दिस आइडिया, बट वी विल मोर फोकस ऑन दिस आइडिया, ठीक है, बिकॉज उसको हम पहले कर चुके हैं। तो एक्सपीरियंस के ऊपर टिकी हुई नॉलेज, जिसके बारे में शुरुआत में बात बहुत ही पावरफुल तरीके से जॉन लॉक ने की थी, लॉक और उसके बाद जॉर्ज बर्कले, और हम जिनकी आज बात करने जा रहे हैं डेविड ह्यूम। तो जॉन लॉक ने ये आइडिया पहले से दे दिया, तो उन्होंने इनेटनेस के टक्कर में जो वर्ड है, जो उन्होंने इसके पैरेलल अपना वर्ड दिया, दैट वाज टेबुला रासा। टेबुला रासा, टेबुला रासा से उनका मतलब है खाली स्लेट, एम्प्टी स्लेट। तो खाली स्लेट है हमारा मन, उसके ऊपर आइडियाज एंड इंप्रेशन बाहर से आएंगे थ्रू सेंस ऑर्गन्स, आंखों से, कानों से, जीभ से, हाथ से छूने से। ये हमारे सोर्स ऑफ आइडियाज रहेंगे। मन खाली है, खाली स्लेट है, आइडियाज उसके ऊपर लिखे जाएंगे या इंप्रेशन बनाए जाएंगे उसके ऊपर। फाइन, ये जॉन लॉक का इनिशियल आइडिया था। इसके ऊपर डेवलप करते हुए और थोड़ा सा इसको क्रिटिक भी करते हुए डेविड ह्यूम आते हैं। तो डेविड ह्यूम जब अपने 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, वो इनका पीरियड है डेविड ह्यूम का, तो उस वक्त इनका मेन जो फोकस है वो इस बात पे है कि ये आइडियाज अगर हम मान लें कि आइडियाज तो एक्सपीरियंस से ही आते हैं, तो इसकी टेक्निक क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है। तो इन्होंने नोटिस किया कि आइडियाज जो हैं वो प्राइमरली या तो हम मेमोरी से आएंगे, मतलब जिनको हम आइडियाज के रूप में जानते हैं, या तो वो प्राइमरली मेमोरीज हैं, और या फिर वो इमेजिनेशन है। सो आइदर दे आर मेमोरीज और दे आर इमेजिनेशंस। अगर वो मेमोरी है तो फिर वो उस चीज की मेमोरी है जो कभी हमने एक्सपीरियंस की थी। यानी कभी हम कहीं टूर पे गए थे, तो टूर पे तो हम एक्चुअली गए थे, फिजिकली गए थे, हमने वो सब देखा था, वो सब एक्सपीरियंस किया था, और उस एक्सपीरियंस की एक रिकॉर्डिंग हमारे माइंड में कोई फैकल्टी है जिसने इसको स्टोर करके रख लिया, दैट फैकल्टी इज मेमोरी। और ये एज इट इज रखी मेमोरी जो है, इसकी फैकल्टी की ये विशेषता है कि इट कीप्स इट एज इट इज। प्लीज, हाँ जी, मेमोरी इज यही जो अभी एग्जैक्टली मैंने बोला कि हमें कभी एक्सपीरियंस हुआ था, उसको हमने स्टोर करके रख लिया, विच मीन्स हमें एक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ, उसका स्टोरेज रह गया, उसकी कॉपी रह गई। जबकि इनेट आइडियाज का आइडिया जो है, उसका कोई लेन देन नहीं है इस बात से कि आपने उसको किसी ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया था या नहीं किया था। गॉट द पॉइंट? ये प्राइमरी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज कि इनेट आइडियाज के लिए आपका एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है। दे आर द यूनिवर्सल्स, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ यू, है ना। लेकिन मेमोरीज, दे आर नॉट यूनिवर्सल्स, दे डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। सिंस यू हैड एन एक्सपीरियंस, देयरफॉर देयर इज अ मेमोरी। सो मेमोरी डिपेंड ऑन रियल एक्सपीरियंस। आप गए थे, आपने पढ़ाई की थी, आपने किसी चीज को देखा था, कोई चीज सुनी थी, तभी वो आपकी मेमोरी में आएगी, वरना वो नहीं आएगी। यानी उसका जो सोर्स है वो आपकी सेंस ऑर्गन्स है, नॉट द गिवन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वो नहीं है। फाइन, आप कुछ पूछ रहे थे? यस, एग्जैक्टली, यही इनेट आइडियाज है। हाँ 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 हाँ, हालांकि ग्रेविटी अपने आप में कोई आइडिया नहीं है, बट आइडिया ऑफ ग्रेविटी यस, आइडिया ऑफ अट्रैक्शन, आइडिया ऑफ फोर्स, वो आपके होने ना होने पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये इननेट आइडियाज हैं। और उससे भी ज्यादा अगर इसकी कॉन्क्रीट आपने कोई कन्विंसिंग एग्जांपल लेनी हो, जैसे कोई चीज बड़ी है कि छोटी है, हाउ यू कंपेयर इट?
हाउ यू कंपेयर समथिंग इज बिग और स्मॉल? रिलेशन में की जाएगी, लेकिन उन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन जैसे ये दोनों है, तो इसमें से यू आर वेरी सर्टेन कि दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग, फाइन। लेकिन अगर मैं कोई और बिगर ले आऊं, चौक, प्रोबेबली इससे बड़ा नहीं मिल रहा, सारे चौक छोटे हैं। मेरे को थोड़ा सा एग्जांपल बदल देना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं अब ये दोनों है, इन दोनों में इधर वाला इज बिग और दिस इज स्मॉल, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला लाता हूं, अब ये बिग हो गया, ये स्मॉल हो गया, तो ये बिगनेस एंड स्मॉलनेस यहां तो है ही नहीं। तो इननेट आइडियाज वालों का कहना था कि ये जो कैटेगरी ऑफ बिगनेस, कैटेगरी ऑफ स्मॉलनेस, ये इननेटली एग्जिस्ट करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर एक्सपीरियंस और दिस वर्ल्ड। इस चौक पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। हाँ, तो ये मानना था उनका कि कुछ तो ये फैकल्टी है इननेटली जो आपके अंदर पहले से इनबिल्ट है, इननेट वाला ये था आइडिया। लेकिन मेमोरी, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकती है, बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया कि कोई बंदा सोच सकता है कि मेमोरी कैसे अलग हुई इननेट आइडिया से, वो भी तो मेमोरी जैसी कोई चीज है कि पहले से ही आपके दिमाग में है। बट नहीं, मेमोरी का सोर्स का ओरिजिन आपकी सेंस परसेप्शन है। मेमोरी तभी होगी अगर वो कभी ना कभी आपकी एक्सपीरियंस में आई थी। सो मेमोरी इज ऑलवेज ऑफ सम एक्सपीरियंस, सम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, राइट। तो मेमोरीज हमारे आइडियाज का, इट इज अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम, मेमोरीज एक सोर्स है और इमेजिनेशन दूसरा। सो वी हैव मेमोरीज एंड वी हैव इमेजिनेशन, दो तरह से आइडियाज हमारे पास आते हैं, मेमोरीज और इमेजिनेशन। मेमोरीज के बारे में बात हो गई कि मेमोरीज आर द रियल सेंस परसेप्शंस दैट वी सम टाइम एक्सपीरियंस्ड, उनकी फेंट आइडियाज, उनकी फेंट कॉपीज के रूप में वो हमारे पास पड़े होते हैं। लेकिन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में और मेमोरी में ये फर्क है कि मेमोरी एज इट इज होगी। जब एक्सपीरियंस हुआ था तो जो भी एक्सपीरियंस हुआ उसमें कोई डिस्टॉर्शन हो सकती है कि वो थोड़ा सा धुंधला हो जाए, वो थोड़ा सा कम याद रहे, कुछ बीच के कोई डिटेल्स मिस हो जाएं, ऐसा हो सकता है। तो उसका मतलब वो फेंट कॉपी हो सकती है। एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस जब हुआ था, जितना विविड वो था उतनी विविड नहीं भी होगी मेमोरी, लेकिन रहेगी उसके मुताबिक ही, है ना। एक्सपीरियंस जैसा हुआ था उसकी थोड़ी सी फेंट कॉपी हो सकती है मेमोरी। लेकिन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की खासियत यह है कि ये एज इट इज नहीं होती। आपने गोल्ड अलग से इमेजिन किया, आपने माउंटेन अलग से एक्सपीरियंस की, तो गोल्ड एक्सपीरियंस किया रियल लाइफ में और माउंटेन एक्सपीरियंस किया रियल लाइफ में, लेकिन गोल्डन माउंटेन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। इमेजिनेशन कैन मेक इट। तो इमेजिनेशन हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक द मेमोराइज्ड आइडियाज एंड रीमेक अ न्यू आइडिया। सो मेमोरी के अंदर एक विशेषता है, तो सॉरी इमेजिनेशन के अंदर यह विशेषता है। सो मेमोरी में क्या विशेषता है? सिंपली टू record the copy. Memory, imagination has the capacity to break the ideas and remake the ideas. Fine? तो इससे वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं डेविड ह्यूम। वो कह रहे हैं कि आपको आइडियाज कहां से आते हैं? एक्सपीरियंस में से। एक्सपीरियंस वाले आइडियाज आपका मन, आपकी मेमोरी रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो थोड़े फेंट हो सकते हैं, थोड़े कम विविड हो सकते हैं। लेकिन इमेजिनेशन वो भी एक फैकल्टी आपके पास है, जो आपकी ब्रेन की एक कैपेसिटी है। तो उसके यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप एग्जिस्टिंग मेमोरीज को ब्रेक कर सकते हो और न्यू आइडियाज बना सकते हो। तो दिस इज हिज जनरल थीसिस, ये जनरल थीसिस है उनका। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ थॉट्स का क्या होगा? एक्सपीरियंस, जिसको मैंने अभी नहीं लिखा, यहां पे लिख रहा हूं, सेंसेशन, या कह लो सेंस इंप्रेशन। सो दीज आर सेंस इंप्रेशंस। सेंसेशन भी कह सकते हो, सेंस इंप्रेशंस भी कह सकते हो। सो सेंस ऑर्गन से जो आता है वो सेंसेशन है, वो रीजन है। सबसे पहला वही हमारा पॉइंट है जहां पे हम वर्ल्ड को इनकाउंटर करते हैं, दैट इज थ्रू सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन से हमने सेंसेशन हासिल की, लेकिन एक और सेंसेशन होती है, ये एक्सटर्नल है। एक इंटरनल सेंसेशन भी होती है, जैसे सेंस ऑफ ग्रीफ।
जैसे सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मे बी हैप्पीनेस, ये क्या है? फीलिंग्स हैं। तो सेंसेशन है और दूसरी चीज फीलिंग्स है। तो वो कहता है, ह्यूम कहता है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स ये दो तरह के हैं, या तो वो एक्सटर्नल सेंसेशंस कर सकते हैं या फिर वो इंटरनल सेंसेशंस कर सकते हैं। सो दीज आर एक्सटर्नल, यानी कि हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियां, और दीज आर फीलिंग्स, यानी कि हमारा कोई इनर फैकल्टी विच हैज द फीलिंग ऑफ इमोशंस, जिसको हम कह सकते हैं। तो फीलिंग्स या इमोशंस और सेंसेशन, ये है ओरिजिन का फर्स्ट पॉइंट। ये हो जाएगा रिकॉर्ड मेमोरी में, और इमेजिनेशन कर सकती है इसकी तोड़फोड़। फाइन, ये स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज एक्सप्लेन्ड है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ अभी डिटेल्स में ऐड करूंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज क्या है अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम? शुरू होता है या सेंसेशन से या फीलिंग से, ठीक, और फिर वो मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, और मेमोरी के बाद इमेजिनेशन उसको तोड़ मरोड़ के न्यू आइडियाज करने की कैपेसिटी रखती है। हाँ, हाउ वी ऑब्टेन नॉलेज, इसका इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये ऐसे ही कि नॉलेज है क्या? नॉलेज इज समथिंग दैट वी एक्वायर थ्रू दिस स्ट्रक्चर। अगर मैं उसको समथिंग कह लूं फॉर अ वेरिएबल, तो समथिंग विच इज एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस, एक्वायर्ड थ्रू दिस स्ट्रक्चर, थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, थ्रू इनर फीलिंग्स, मेमोराइजेशन एंड देन इमेजिनेशन। यूनिवर्सल होगी या पर्टिकुलर होगी? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जा सकती है। इनेट आइडियाज वाला जो आपको बार बार ओवरलैप हो रहा है और अब डिस्टिंग्विश होने लग गया, अब आपने ये पॉइंट पकड़ लिया कि नॉलेज क्या होगी अकॉर्डिंग टू इस सिस्टम के, यूनिवर्सल होगी या पर्टिकुलर होगी। नॉलेज की ओरिजिन पर्टिकुलर है, और यही पर्टिकुलर यूनिवर्सल्स को एक्सप्लेन कर पाएगा इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि यहां पे तो जो सेंसेशन है इसमें तो बिग नहीं आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा और इमेजिनेशन इसकी तोड़फोड़ करेगी, एनालाइज करेगी, तो बिग एंड स्मॉल का नया कॉन्सेप्ट पैदा कर सकती है। सो ओरिजिन यहां से पर्टिकुलर फॉर्म में, और बिगनेस, स्मॉलनेस जैसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स, उनको ये इमेजिनेशन बनाने की कैपेसिटी रखती है अकॉर्डिंग टू अपना डेविड ह्यूम, या कह लो अकॉर्डिंग टू सारे इंपीरिसिस्ट। रैशनलिस्ट इससे उल्टा सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल्स हैं ये तो एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही, दे एग्जिस्ट एज मैथमेटिकल कैटेगरीज, और हम उनके पर्टिकुलर इंस्टांसेस उसमें से निकाल लेते हैं। सो यूनिवर्सल्स एग्जिस्ट करते हैं, हम उसमें से पर्टिकुलर इंस्टांसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमें पर्टिकुलर्स ही इनकाउंटर होते हैं, उनको मिला के हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टी यूनिवर्सल्स बिल्ड कर लेती है। फाइन, यूनिवर्सल्स बिल्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनका, इसलिए सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि नॉलेज जो है वो इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, इट हैज अ पर्टिकुलर ओरिजिन एंड इट कैन लीड टू यूनिवर्सल्स। ये आवाज, ओहो, किसका फोन उसकी बेइज्जती करवा रहा है? इंप्रेशन खराब करवा रहा है किसका? चलो, क्लियर अप टू नाउ? हाँ, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ये पॉइंट क्लियर है ना? इनेटनेस का डिस्टिंक्शन मेमोरी से, यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स का इनके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन होगा? नाउ इट इज क्लियर। फाइन, सेकेंड पार्ट है, अब थोड़ा सा इस इमेजिनेशन पे और फोकस करो, क्योंकि हमने देखा ये वाला काम तो इजीली हो गया, सेंसेशन वाला तो हमें बिल्कुल एकदम इजीली समझ में आता है कि आंखें हैं, नाक है, कान है, और जुबान है, और हाथ है, या मतलब टेक्टाइल सेंसेशन है, ऑडिटरी है, नोज से हम फ्रेग्रेंस की है, और आंखों से हम कलर्स देख सकते हैं, और कानों से हम वेव्स को सुन सकते हैं, साउंड वेव्स को सुन सकते हैं, और जीभ से हम टेस्ट ले सकते हैं। सो सेंसेशन इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो सेंसेशन से ही फाइनली सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। सो सेंसेशन जो है वो बहुत प्राइमरी चीज है इन लोगों के लिए। तो ये क्लियर होने के बाद जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है
कि आइडियाज की जितनी बड़ी वैरायटी हमारे पास है, यूनिवर्सल्स, पर्टिकुलर्स, बहुत ही इमेजिनरी आइडियाज, बहुत ही अनएग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग आइडियाज भी हम सोच पाते हैं। तो नॉन एग्जिस्टिंग आइडियाज कहां से आ जाते हैं? अगर आइडियाज का सोर्स सारे का सारा हमारे 5 सेंसेस में है, उसका काम कर रही है इमेजिनेशन। जैसे कि अभी हमने देखा, गोल्डन माउंटेन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्योंकि हमारी सेंस एक्सप्रेशन में गोल्ड का आइडिया है और माउंटेन का आइडिया है, तो हम मिला के एक गोल्डन माउंटेन बना देते हैं, जिसका कभी डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमारे को नहीं होता, फिर भी हमारी इमेजिनेशन में वो एग्जिस्ट कर सकती है। सो इमेजिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैकल्टी जो हमारे पास है, राइट। तो इमेजिनेशन लेकिन कैसी कैसी हो सकती है, इसके ऊपर भी डेविड ह्यूम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की। उनका ये कहना है कि इमेजिनेशन कैन बी, आप इमेजिनेशन प्योर फैंसी की फ्लाइट भी हो सकती है। इट कैन बी बेस्ड ऑन प्योर फैंसी। यू मे हैव एनी वेग, एनी एब्सर्ड फैंसीफुल आइडियाज, कुछ भी इमेजिन करो आप। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यू कैन इमेजिन एनीथिंग। Imagine somebody standing on their heads. Imagine a whole population which walks on their hands instead of their feet. You can imagine anything, है ना? This is pure fancy. इसका मतलब यहां से आपकी सारी आर्टिस्टिक इमेजिनेशंस की पॉसिबिलिटीज, उनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कोई लॉजिक फॉलो हो, जरूरी नहीं है कि साइंस के रूल्स भी फॉलो किए जाएं, जरूरी नहीं है कि हम सारी रैशनलिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करें, फिर भी हम कुछ ऐसे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, म्यूजिक में मतलब उसको कंपोज कर सकते हैं, या फिर स्कल्पचर्स में बन सकते हैं। एनी आइडिया ऑफ लिटरेचर, आर्ट, दैट दे कैन बी प्योरली फैंसीफुल, फाइन। तो इमेजिनेशन के एक पोर्शन ऐसा है जो प्योरली फैंसीफुल हो सकता है। दूसरा इमेजिनेशन का आइडिया है विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग नाम की भी एक चीज हो सकती है। मेमोरी से इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की दो तरह की इमेजिनेशन हो सकती है। फैंसी वाली इमेजिनेशन भी हो सकती है और अंडरस्टैंडिंग में से हुई इमेजिनेशन भी हो सकती है। देयर कैन बी एन इमेजिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हम कहीं देखते हैं कि कोई किसी के हाथ पे जख्म हुआ है, तो हमें हाथ का जख्म देख के वो कांच का टुकड़ा इमेजिन किया जा सकता है जिससे ये जख्म हुआ होगा, है ना? नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नॉट फैंसीफुल इमेजिनेशन, दिस इज बिकॉज दिस इज पॉसिबल। ऐसा हुआ हो सकता है, ऐसा सचमुच में पास्ट में हुआ हो ही सकता है। तो ये जो इमेजिनेशन है, इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इमेजिनेशन। तो अंडरस्टैंडिंग कैसी हो सकती है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लें। देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। हम तो इस बात को भी, जैसे अभी हमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग ये कि जख्म को देख के एक शीशे की अंडरस्टैंडिंग या कह लो इमेजिनेशन, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग। और भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसे अभी आपने कहा 2 + 2 4 होता है, तो 4 - 2 विल बी इक्वल टू 2, ये अंडरस्टैंडिंग में से आ सकता है। 2 + 2 4 अगर हमारे को गिवन रहे तो 4 में से 2 माइनस करके 2 आ जाएगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो ये दो तरह की अंडरस्टैंडिंग्स अभी आपने देखी। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, ये अपने आप में अलग अलग टाइप की एग्जांपल्स हैं। जो पहली एग्जांपल थी जिसमें जख्म को देख के आपको कांच का इमेजिनेशन हुआ, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर्स ऑफ फैक्ट। फैक्ट है कि कांच होता है, फैक्ट है कि जख्म हुआ, तो ये फैक्ट हो सकता है कि कांच ने जख्म किया होगा। सो दीज आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैटर्स ऑफ फैक्ट। हाँ, लेट अस नॉट यूज द वर्ड पॉसिबिलिटी, उसको मैंने, क्योंकि फिलॉसफी में हर वर्ड की अपनी एक लंबी चौड़ी बहस होती है। हाँ, इन्फ्रेंस कह लो आप इसको, है ना? हाँ, तो क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए मैंने अलग चैप्टर रखा हुआ है जिसमें मैंने बात करनी है, फिर मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए। तो कांच से जख्म हुआ होगा, दो फैक्ट्स के बीच का अंडरस्टैंडिंग है, राइट? और ऐसे ही 2 + 2 4 अगर हो
तो 4 माइनस 2 2 बचेगा। ये दो आइडियाज के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज। आइडियाज के बीच के रिलेशन की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, उसमें से हमारी बहुत सारी पावरफुल इमेजिनेशन आती हैं, उसमें से बहुत सारे पावरफुल आइडियाज जनरेट होते हैं। सो वी हैव टू सोर्सेज ऑफ, टू सोर्सेज भी नहीं कह सकते, सोर्स प्राइमरी सोर्स तो वही है सेंसेशन, उसके बाद उस प्राइमरी सोर्स के बाद हमारे पास कई किस्म के ऑपरेशंस हैं जो हम उन प्राइमरी सोर्स से आने वाले इंप्रेशंस के ऊपर करते हैं। सो इंप्रेशंस आए एक्सटर्नल, और हमने उन इंप्रेशन से मेमोरी, मेमोरी से इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कैसी, फैंसीफुल भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो सकती है। और अगर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड इमेजिनेशन है तो वो दो तरह की फर्दर हो सकती है, रिलेशन बिटवीन द आइडियाज एंड रिलेशन बिटवीन द मैटर्स ऑफ फैक्ट। राइट, इसका मैं मैप यहां बना दूं ताकि आपको मेमोराइज रहे। ये वाला डस्टर बहुत अच्छा है, नया आया क्या, एकदम ग्लाइड करता है। So this is now impressions. So impressions से बनते हैं आइडियाज। बिल्कुल ब्रॉड अगर कहें ह्यूम की फिलॉसफी तो ये है, इंप्रेशंस यानी सेंस इंप्रेशंस, उनसे बनते हैं आइडियाज। कैसे बनते हैं, हमारे पास मेंटल फैकल्टीज होती हैं जो कि फैकल्टी ऑफ मेमोरी और फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन प्योर फ्लाइट ऑफ फैंसी भी हो सकती है, और इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड भी हो सकती है। और अंडरस्टैंडिंग फाइनली कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन आइडियाज, रिलेशन बिटवीन आइडियाज और मैटर्स ऑफ फैक्ट। थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते लिखने में दिक्कत हो रही है, खैर। तो दिस इज द मेन कह लो चार्ट, ये पूरा है। हाँ जी, हाँ हाँ चलते रहेगी एग्जांपल। सुनो, इंप्रेशंस आए, सेंस एक्सप्रेशंस, जो भी हमारे को दुनिया में दिख रहा है, इंप्रेशंस, ठीक है। उन इंप्रेशन से आइडियाज बनते हैं, लेकिन क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे पास ये दो फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज ऑफ मेमोरी, फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। मेमोरी इज सिंपली अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंप्रेशंस जो भी हमने हासिल किए, उनका एक डायरेक्ट रिकॉर्ड है। इस वजह से मेमोरी कैन बी फेंट। मेमोरी और इंप्रेशंस में क्या फर्क है कि इंप्रेशन, इसमें उसका लाइवलीनेस का थीसिस बोलते हैं इसको, थीसिस ऑफ लाइवलीनेस बाय ह्यूम। थीसिस ऑफ लाइवलीनेस कहता है कि इंप्रेशंस आर ऑलवेज मोर विविड देन द मेमोरीज। यानी इंप्रेशन क्या है, जो अभी मेरे को दिख रहा है सामने, एग्जैक्टली मेरे को इनका पूरा ब्लड रेड कलर का टॉप, इनका ग्रे कलर, व्हाइट कलर, सारे आप दिख रहे हो मेरे को, राइट, ब्लू तुम्हारा भी, ऐसी बात है। तो ये सारा कुछ जो भी दिख रहा है, ये मेरे को जैसे दिख रहा है, दिस इज द मोस्ट मैक्सिमम पॉसिबल विविडनेस दैट आई कैन एक्वायर। जो भी कलर्स अभी भी, मान लो यहां पे धुंध हो जाती बहुत सारी रूम में, तो भी तो मैक्सिमम पॉसिबल कुछ कलर मेरे को दिखता। लेकिन वंस ये दिख गया, इसको जब भी मैं मेमोराइज करके बाद में याद करूंगा, मेरे को ये इतना विविड कभी भी नहीं दिख पाएगा, हमेशा इससे कम विविड होगा, हमेशा इससे फेंटेड कलर्स होंगे। इतना परफेक्ट जैसे कि मुझे दिख रहा है 3D में विद शैडोज,
उभरा हुआ एवरीथिंग इन 3D, उसकी बजाय हो सकता है वो बड़ा 2D टाइप हो जाए। तो ये पॉसिबल है। सो इंप्रेशंस और आइडियाज में, कह लो मेमोरीज में, ये डिफरेंस एक ह्यूम बताते हैं कि ये हमेशा ज्यादा विविड होते हैं, मैक्सिमम विविड पॉसिबल यही होते हैं, और मेमोरीज जो हैं वो उनकी फेंट कॉपीज, उनकी अ लिटिल फेडेड कॉपीज होती है। फाइन। और मेमोरी के अलावा जो हमारी फैकल्टी है वो इमेजिनेशन है। तो मैंने आप लोगों को देखा, इसको मैंने याद किया, राइट? याद किया यानी मेमोराइज किया। बाद में जाके मैं अपनी इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोच सकता हूं कि सडनली इधर से ज्योति आगे आई, उसने अपनी स्टाइलिश तरीके से चेयर घुमाई और सबको कहा कि छोड़ो, सर नहीं पढ़ाएंगे, आज मैं गाना सुनाऊंगी। नाउ दिस आई कैन इमेजिन, नोबडी स्टॉप्स मी, नॉट इवन ज्योति, है ना? तो ये मेरी इमेजिनेशन है। क्यों? क्योंकि सारे आइडियाज मेरे को कॉपीज के रूप में अवेलेबल थे। अब मैं उनको तोड़ मरोड़ के किसी, इनका जो एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन दीज आइडियाज है वो क्या है, ज्योति सिटिंग हेयर, करण सिटिंग हेयर, स्वाति हेयर, तो ये जो एग्जैक्ट रिलेशन है जो जैसा हुआ, ये मुझे याद तो रहा, लेकिन इस रिलेशन को मैं तोड़ सकता हूं। सो इस रिलेशन में से ज्योति कम्स आउट, टर्न्स हर चेयर, सो आई एम डूइंग समथिंग विद अ सिंगल आइडिया, बाकी आइडियाज को एज इट इज रख के कर सकता हूं ये। सो इसका मतलब मेरी इमेजिनेशन के पास ये पावर है कि वो आइडियाज का एग्जिस्टिंग रिलेशन तोड़ दे और उसको कोई नए तरीके से जोड़ दे, तो उससे एक नया आइडिया ऑफ अ क्लास, ऑफ दिस क्लास, वो फॉर्म हो सकता है। फाइन। सो दिस इज द एग्जांपल लाइव। और इमेजिनेशन जो है वो, जैसे ये है इमेजिनेशन जो अभी मैंने सोचा, काफी फैक्टफुल है, क्योंकि एक्चुअली इसमें ज्योति ऊपर नहीं उड़ी, उल्टा चेयर भी नहीं हुई, और कुछ एब्सर्ड नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही हुआ। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जैसा था इंटैक्ट रखा गया कि ज्योति आगे आई तो इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि उसके टायर्स घूमेंगे तो वो आगे आ जाएगी, वो एक टायर राइट साइड को मुड़ेगा तो वो राइट साइड को मुड़ जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मेरा है ये किस लिए है? ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन आइडियाज। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इमेजिनेशन है। लेकिन अगर मेरी इमेजिनेशन ये हो कि सडनली इधर से ज्योति, या अब एक ही बंदे के पीछे पड़ गया मैं, मान लीजिए करणवीर सडनली बहुत बड़ा होने लग जाए, सडनली विकराल रूप हासिल करना शुरू कर दे, और बाद में हमें पता चले ये करण तो इंसान नहीं था, ये तो एलियन था, हाँ? तो ये फैंसीफुल है। दिस डज नॉट रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स ऑफ फैक्ट। इसमें ग्रेविटी की कोई जरूरत नहीं है, ये उड़ सकते हैं। कोई मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि ऐसे कैसे उड़ जाएगा, ग्रेविटी नीचे जब खींच रही है तो कोई तो फोर्स नीचे को लगानी पड़ेगी तब तो ऊपर उड़ेगा, तो क्या उसने रॉकेट इंजन पकड़ रखा? ये नहीं सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट इमेजिनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्स ऑफ फैक्ट और रिलेशन बिटवीन आइडियाज, आई एम इमेजिनिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैंसी। तो फैंसी कुछ भी कर सकते हो आप, राइट? सो फैंसीफुल इमेजिनेशंस कैन गो एनीवेयर। फाइन। और दूसरी है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इमेजिनेशन, जिसको हमने अभी देखा कि वो या तो मैटर्स ऑफ फैक्ट होंगे या फिर वो रिलेशन बिटवीन आइडियाज होंगे। सो दिस इज डेविड ह्यूम्स लार्जर कैनवस। क्लियर है एकदम? अब इसमें रैशनलिज्म से बिल्कुल अलग है, एकदम रैशनलिज्म से अलग है, लेकिन इसमें लॉजिक को छोड़ा नहीं गया। रैशनलिज्म के सेंटर में लॉजिक था। जैसे थोड़ा सा इसको दिमाग से हटाओ और रैशनलिज्म को याद करते हैं। रैशनलिज्म इस बात के ऊपर बहुत खुश था कि हमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलते हैं या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें ट्रुथ कैद हो सकता है बिना एक्चुअल बाहर में हुए, बिना एक्चुअल बाहर से वेरीफाई हुए ट्रुथ जो है वो कायम रह सकता है। ये रैशनलिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रुथ की या नॉलेज के किसी भी क्लेम के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके देखें। अगर आपको याद होगा, मैंने जब लॉजिक पढ़ाया था इस क्लास में, तो मैंने सबसे बार बार जिस बात पे जोर दिया था वो ये था कि नॉलेज क्लेम्स लॉजिक नहीं करता है। वेरीफाइएबल नॉलेज क्लेम लॉजिक के लिए जरूरी नहीं है। वो लैंग्वेज से आजाद होना चाहता है, वो सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रुथ को कैप्चर करना चाहता है, तो रियल और ट्रू नॉलेज केवल रखना चाहता है। तो इसलिए रैशनलिस्ट जो आइडिया है जिसका सेंटर लॉजिक पे टिका हुआ है,
उसके लिए सेंस इंप्रेशंस की कोई अहमियत है नहीं। उसके लिए अगर वो है भी तो दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू द होल सिनेरियो। नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती थी, सेंस इंप्रेशंस उसके बीच में कहीं एंटर कर गए। रैशनलिस्टों के लिए मामला ऐसा है, लेकिन ह्यूम जैसे इंप्रेसिस्टों के लिए मामला यह है कि नॉलेज हमारी सेंस इंप्रेशन से शुरू होती है, लॉजिक कहीं बीच में एंटर कर जाता है। तो वो कहां एंटर करता है? यहां, रिलेशन बिटवीन द आइडियाज। रिलेशन बिटवीन आइडियाज कैसे कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी मैथमेटिकल रिलेशंस। लेट मी ब्रिंग यू हियर। इफ ए इज एन आइडिया, इट कैन आइदर बी इक्वल टू ए। ऐसा हो सकता है ए एक आइडिया है जो कि इक्वल टू, चलो ए के इक्वल तो हमेशा होगा, टोटोलॉजी बन जाएगी। मैं थोड़ा इसको ट्रिविलाइज कर देता हूं। एक आइडिया है, बी भी आइडिया है, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर ए कैन बी ए सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल का मतलब है ए में बी शामिल है, या फिर बी में ए शामिल हो सकता है, या फिर बी में ए शामिल हो सकता है, और या फिर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो सकते हैं, यानी कि ए कॉमा बी। चार किस्म के रिलेशंस बिटवीन आइडियाज एग्जिस्ट कर सकते हैं। या फिर एक आइडिया दूसरे से बिल्कुल सेम है, दे आर वन एंड द सेम थिंग, या फिर एक आइडिया दूसरे में कंटेन्ड है, या फिर दूसरा आइडिया पहले में कंटेन्ड है, और या फिर दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सो रिलेशन बिटवीन आइडियाज ऐसे होते हैं। हाँ जी। नॉलेज का रिलेशन किससे? रियलिटी से। रियलिटी से ये कि वो नॉलेज डिराइव ही रियलिटी से हुई है, क्योंकि हमने शुरुआत कहां से की? इंप्रेशंस किसके आएंगे? रियलिटी। आप अज्यूम करके चल रहे हो कि आप मानोगे तो आइडियलिज्म को, लेकिन समझोगे इंपेरिसिज्म को, हो नहीं पाएगा। जो ये बात है कि सेंस हमारी ये इंप्रेशंस, आंखें, कान, ये तो लिमिटेड हैं, इस आइडिया को ह्यूम विरोध कर रहा है, डेडली अगेंस्ट दिस आइडिया। वो कहता है कोई लिमिटेशन नहीं है, एनी नॉलेज दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट थ्रू द फाइव सेंसेस। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉलेज इन दिस वर्ल्ड विच कैन नॉट बी टेस्टिफाइड बाय फाइव सेंसेस। ये ह्यूम का आइडिया है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप हो सकता है वही सही हो, लेकिन ह्यूम ऐसा नहीं कहता। बात यह है, ह्यूम जिस स्टेटस, क्योंकि अगर ये मानना होता, ऐसे भी इंपेरिसिस्ट, मैं मतलब उस और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे भी इंपेरिसिस्ट हैं, जॉर्ज बर्कले, वो इसीलिए अलग से पढ़ाते हैं हम उसको, क्योंकि वो आइडियलिस्ट भी हैं और इंपेरिसिस्ट भी हैं। ऐसा भी है, लेकिन फिर उनके बात से आप कितने एग्री कर पाओगे पता नहीं। वो कहते हैं दुनिया इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम उसको देखते हैं, क्योंकि हम सेंस परसेप्शन में है तभी वो एग्जिस्ट करती है। सेंस परसेप्शन नहीं होगी तो दुनिया एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। तो लोगों ने पूछा जब हम मर जाते हैं तब कैसे एग्जिस्ट करती है? तो उन्होंने कहा गॉड की सेंस परसेप्शन हर वक्त जिंदा होती है, वो हर वक्त दुनिया को देखती है, इसलिए दुनिया हर वक्त एग्जिस्ट करती है। मान लो जिसको इसके साथ इंटरेस्ट हो, लेकिन ह्यूम का इंपेरिसिज्म वो बहुत क्लियर है इस पे। फाइव सेंसेस के बाहर कोई नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती। फाइव सेंसेस आर नॉट लिमिटेड, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। एनी नॉलेज इफ इट एग्जिस्ट थ्रू फाइव सेंसेस। तो इंप्रेशंस। तो रियलिटी के साथ क्या संबंध है, ये था आपका प्रश्न। रियलिटी के साथ ये संबंध है कि अगर रियलिटी है तभी नॉलेज है, रियलिटी से ही नॉलेज है। तो रियल लाइफ में चीजें एग्जिस्ट करेंगी तभी हम उनकी परसेप्शंस ले पाएंगी, और हमारी जो भी रियल लाइफ की परसेप्शंस हैं उन्हीं में से नॉन रियल परसेप्शंस जैसे कि फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस, फैंसीज, सब कुछ बेस्ड अपॉन दिस है। तो जो भी हम फैंसी में इमेजिन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मान लो करण एकदम से बहुत बड़ा हो जाए, दिस इज अ फ्लाइट ऑफ फैंसी, बट इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बड़ा जो मेरे को कहीं और से मिला है, द आइडिया ऑफ करण जो कि पहले से मिला हुआ है। So it is only reassembling of the ideas that I already have through my five senses. तो ऐसी कोई इमेजिनेशन, ऐसी कोई फैंसी
जिसमें कोई भी हमारी एग्जिस्टिंग रियलिटी से आइडिया यूज ना हुआ, वो हो नहीं सकती है। ये ह्यूम का क्लेम है, राइट? हाँ जी। आइडियाज। लेकिन वो फैंसी है ही नहीं ना। चेस इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। चेस इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इमेजिनेशन। आप जो प्लानिंग करते हो, टैक्टिक्स की स्ट्रेटेजाइज करते हो, वो सारा तो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, फ्यूचर के लिए करते हो। लेकिन दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आइदर द मैटर ऑफ फैक्ट्स और रिलेशन बिटवीन आइडियाज और बोथ, अ मिक्स ऑफ टू। देन दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। फैंसी वो है जिसमें अंडरस्टैंडिंग का कोई काम ना हो। फैंसी उसको कहते हैं हम, उसकी हमने कैटेगरी इसीलिए अलग रखी है कि मान लो उसमें से कोई मीनिंग भी ना जनरेट हो, उसको कोई समझ भी ना पाए मेरे अलावा, तब भी वो फैंसी तो है ही। मेरे दिमाग में अगर आ रही है तो है, तो उसके लिए हमने कैटेगरी रख ली फैंसी। और बाकी सारी इमेजिनेशन, जैसे चेस की आपने बात की, या कोई और भी सारी जो हमारी कह लो फ्यूचर में प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ, है ना? प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ओनली ऑन द आइदर एज अ रिलेशन ऑफ आइडियाज और द मैटर ऑफ फैक्ट्स, है ना? तो जितने भी फ्यूचरिस्टिक जो हमारे बातें, क्योंकि फ्यूचर तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, तो फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो सारा होगा तो इमेजिनेशन। लेकिन वो इमेजिनेशन किस पे बेस्ड है? फैंसी पे या रिलेशन बिटवीन आइडियाज या मैटर ऑफ फैक्ट पे? ये डिफरेंस रहेगा। फाइन, यही क्वेश्चन था ना? सो क्लियर विद द ह्यूम्स आइडिया ऑफ व्हाट द नॉलेज इज, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट एग्जिस्ट, है ना? अब एक चीज पे और हम बात करेंगे जो कि ह्यूम का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यही एग्जैक्ट जहां पे हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है जो अभी मैं बात करने लगा हूं, यही डिफरेंस है। जो ये सारे लोग हैं, ये कॉजेशन पे बहुत भरोसा रखते थे। अब कॉजेशन एक तरह से अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था। हाँ जी। तो कॉजेशन पे अभी तक किसी ने डाउट नहीं किया था। ह्यूम की खासियत ये है एम्पिरिसिस्टों में से, इसने क्वेश्चन ऑफ कॉजेलिटी, क्वेश्चन ऑफ कॉजेशन को भी इसने फर्दर एनालाइज किया और चैलेंज किया। और एग्जैक्टली यही ये क्रिटिक करते हैं जॉन लॉक। अदरवाइज इन्होंने जॉन लॉक पे डेवलप किया अपने आप। लॉक ने जो ये बेसिक स्ट्रक्चर की सेंस परसेप्शन से ही सारे आइडियाज आते हैं, ये प्रपोजल तो जॉन लॉक दे चुके थे और काफी पहले दे चुके थे। लेकिन ह्यूम ने क्या कहा? ह्यूम ने यहां उसको कहा कि हम उसको और ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं कि वो सेंस परसेप्शन से आइडियाज, एक तो ये जैसे हमने अभी पूरा ट्री देखा कि वो बनते कैसे, फ्लो चार्ट क्या है उनका बनने का। दूसरा, कॉजेशन के ऊपर किसी ने कभी सवाल उठाया नहीं था। ऐसा मानते थे कि कॉजेशन तो बिल्कुल ही एकदम गिवन चीज है कि देयर आर कॉजल रिलेशंस, इफ ए कॉजेज बी तो बी इज द इफेक्ट, ए इज द कॉज। सो ये स्ट्रक्चर होता है कॉजेशन का, ए कॉज है तो बी इफेक्ट है, ऐसा ही समझते हैं आप। ह्यूम ने इंटरेस्टिंग काम इसमें यह किया कि किसी एक चीज को दूसरे का कॉज होने के लिए क्या क्या बेसिस हैं हमारे पास। एक तो वो कहते हैं प्रायोरिटी इन टाइम। प्रायोरिटी इन टाइम, एक तो ये होना जरूरी है, यानी कि ए अगर कॉज है और बी इफेक्ट है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए बी के बाद आए। कॉज हमेशा प्रायोरिटी इन टाइम रहेगा, इट विल ऑलवेज बी प्रायर टू बी, या कह लो इफेक्ट। ठीक। दूसरी वो कहता है कि प्रॉक्सिमिटी हमेशा होगी। मैं यहां एक पत्थर उठा के मारूं और चाइना में ठीक उसी वक्त कोई खिड़की का शीशा टूट रहा हो, तो क्या मेरा पत्थर चलाना चाइना की खिड़की का कॉज बन सकता है? नहीं। दे हैव टू बी इन प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस ऑल्सो। कॉज और इफेक्ट दोनों जो हैं वो आपस में स्पेशियली स्पेस में अनकनेक्टेड नहीं हो सकते, उनको कनेक्टेड बिटवीन द स्पेस होना पड़ेगा। वो शीशा
जो मेरे पत्थर की ट्रेजेक्टरी के अंदर आएगा वही टूट सकता है। कोई उसकी ट्रेजेक्टरी में ना आने वाला शीशा अगर टूट भी जाए तो भी फिर माना जाएगा कि मेरे पत्थर की वजह से नहीं टूटा, राइट? तो प्रायोरिटी इन टाइम और प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस, ये दोनों चीजें एकदम जरूरी है। ये दोनों चीजें बिल्कुल, मतलब आप कहते हो कि बेसिक आपकी शर्त है। तीसरी है इसकी शर्त, जिसको हम कहते हैं नेसेसिटी। अब ये मसला है। नेसेसिटी मतलब ये कि कभी मैं पत्थर मारूं और शीशा टूट जाए और कभी वो ना टूटे, तो भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं बन पाएगा। उसको हमेशा होना पड़ेगा। अगर किसी चीज ने किसी दूसरी चीज के कॉज के तौर पे डिफाइन होना है तो फिर हर बार वो कॉज होना जरूरी है। तो नेसेसिटी जो है, ये भी कॉज हैज टू बी ए नेसेसरी कॉज, देन ओनली इट इज डिफाइंड एज अ कॉज। तो नेसेसरली पत्थर की वजह से ही वही शीशा, वही पत्थर सेम ट्रेजेक्टरी में जाते हुए तब टूटना चाहिए, तभी वो टूटने की कॉज माना जाएगा, राइट? तो ह्यूम का ये कहना है प्रायोरिटी इन टाइम और प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस, ये दो चीजों को तो हम स्पेस और टाइम को अंडरस्टैंड करने वाली हमारी एक सेकेंड ऑर्डर फैकल्टी है, उससे देख लेते हैं। मतलब ये सीधा कभी स्पेस नहीं दिखती, सीधा कभी टाइम नहीं दिखता, लेकिन दूसरी चीजों से पैदा होने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनके जरिए उनको अरेंज करके थ्रू रिलेशन बिटवीन आइडियाज हम स्पेस और टाइम को तो देख समझ लेते हैं। लेकिन ये जो नेसेसिटी है ये हमारा बिलीफ है, क्योंकि नेसेसिटी का क्लेम जो है वो सिर्फ पास्ट का क्लेम नहीं है, वो फ्यूचर का क्लेम है। नेसेसिटी जब हम कहते हैं किसी चीज को, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। नेसेसिटी हम किसी चीज को तब कहते हैं अगर हम ये भी क्लेम करें कि ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा, विच इज अ क्लेम इनटू द फ्यूचर। यहां ह्यूम के बारे में एक वर्ड जो आपको बार बार मिलेगा, ह्यूम है स्केप्टिक। तो वो स्केप्टिक क्यों है? क्योंकि वो स्केप्टिक अबाउट कॉजेशन है। वो कह रहे हैं कॉजेशन के अंदर तीन जो जरूरी नुक्ते हैं, द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉजेशन, द प्रायोरिटी इन टाइम, प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस एंड द नेसेसिटी, ये तीनों में से इन दोनों के बारे में तो फिर भी हम सेकेंडरली डिड्यूस इन्फर कर सकते हैं, लेकिन नेसेसिटी हमारा क्लेम इनटू द फ्यूचर है, फ्यूचर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर जिसने अभी होना है। तो क्लेम इनटू द फ्यूचर के बारे में हम कैसे मान लें कि वो हमारी किसी भी सेंस परसेप्शन के अंदर आ जाएगा? नहीं आता। तो इनका कहना है कि अगर वो नहीं आता तो फिर वो नहीं है। यानी कॉजेशन जो है ये हमारे बिलीफ के ऊपर टिकी हुई है। कॉजेशन में इन दोनों में हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन काम कर रही है, द रिलेशन बिटवीन आइडियाज एंड द मैटर ऑफ फैक्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन नेसेसिटी के अंदर तो रिलेशन बिटवीन आइडियाज भी काम नहीं करता है, मैटर्स ऑफ फैक्ट भी काम नहीं करता है, क्योंकि नेसेसिटी फ्यूचर के ऊपर प्रोजेक्टेड है और फ्यूचर अभी होना है। तो नेसेसिटी लाजमी तौर पे हमारा बिलीफ है। बिलीफ किसमें है? बिलीफ इन नेसेसिटी? नो, बिलीफ इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। सारी साइंस इसी पे टिकी हुई। वी हैव अ बिलीफ कि कल सूरज उगा था तो कल भी उगेगा। वो एक्चुअल में कोई ऐसा दिन हो भी सकता है जिस दिन ना उगे, हो भी सकता है ऐसा कोई दिन। तो अगर कोई ऐसा दिन हो जाता है तो उस दिन ये कॉजेशन फेल हो जाएगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ह्यूम के बारे में ये याद रखनी है कि उसने इंपेरिसिस्टों का जो क्लेम था पुराना, कि ये वर्ल्ड हमारे सेंस परसेप्शन से ही हमारे तक आइडियाज लेके आता है और उनके अंदर एक कॉजल कनेक्शन होता है। तो इनका कहना है कॉजल कनेक्शन तो होता है, लेकिन वो कॉजेशन जिसको हम मानते हैं कि ये शायद हमारी किसी फैकल्टी का पार्ट है, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टिंग जो सेंस परसेप्शन है उससे वेरीफाई नहीं होती है। तो यहां आके ह्यूम जो है वो कॉजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उनको स्केप्टिक कहते हैं। ही इज अ स्केप्टिक। He even questions the causation. Causation sometimes
सो सो कॉमन सेंस टू अस। कॉजेशन हमारे लिए इतनी कॉमन सेंसिकल चीज है कि हम उसको क्वेश्चन करना इजीली बर्दाश्त नहीं करते हैं, बट उसका क्वेश्चन इतना पावरफुल है कि बता दो कैसे होगा, बता दो नेसेसिटी का क्लेम कैसे सस्टेन करेंगी हमारी सेंसेस। बोलो बोलो। जैसे कि मैं ऑफिस से आई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं नदी के किनारे बैठी हूँ, मेरे जो पैर है पानी में, एक बहाव आया, उसकी वजह से जो मेरे स्लीपर है वो बह के चले गए। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ऑफिस में मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मैं इधर आके बैठी हूँ कि आई लॉस्ट माय स्लीपर, या फिर पानी की बहाव की वजह से वो चले गए। मैं इसको पॉज बता रही हूँ, बट अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो पानी का जो बहाव है, जो जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं, अब वो किसकी वजह से हो रहा है? मून की, मून और सन की जो आपस में मून की ग्रेविटी है उसकी वजह से ज्वार भाटा होता है। और वो जो मून है, सैटेलाइट है, जो सन अर्थ और जो मून और ये जो स्टार्स है, इसकी ये अगर दोबारा पास में जाए तो वो स्टार्स से सारे ये प्लैनेट्स, जिस दिन किसी दिन किसी पहले हाइड्रोजन का एक वो मिला होगा तो ये तो उससे जाके जुड़ जाएगा। अगर वो उस दिन उसके अंदर फिशन होने की बजाय किसी और दिन फिशन हुई होती तो शायद आज तुम्हारे स्लीपर नहीं जाते। यू आर टॉकिंग दिस ना, करेक्ट। इसको कहते हैं क्योस थियरी, और इसके ऊपर पूरी अपने आप में एक थियराइजेशन हुई है, होती है, जिसपे प्रोबेबिलिटी टिकी है, जिसपे बहुत कुछ और टिका हुआ है। इसके बारे में एक मशहूर वो है स्टेटमेंट है कि अब इसको बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं कि बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स इन ब्राजील में ब्रिंग टॉर्नेडो इन मे बी टोरंटो, ऐसा कुछ। सो ये आप उसकी बात कर रहे हो, लेकिन अगेन वो कॉजल चेन से जुड़ा हुआ ही मसला है। उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है जिसको कहते हैं कोइंसिडेंस। एक कॉजल चेन यहां से चली, दूसरी कॉजल चेन यहां से चली, और दोनों कहीं क्रॉस करें। उस क्रॉस के पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हो आप, तो है तो वो कॉजल चेन्स का क्रॉसिंग ही, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, उससे किसी थियरी में कोई रप्चर नहीं आ रहा है। क्योस से सिर्फ इतना ही हो रहा है कि आपने रैंडमली बहुत सारे कॉजेज ने बहुत सारे इफेक्ट्स जनरेट किए और वो सारे आपस में भी इंटरमिंगल कर रहे हैं। इसको टेक्निकल टर्म्स में कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसके ऊपर पूरी एक थियरी है, अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लुक फॉर कॉम्प्लेक्सिटी स्टडीज। बड़े बड़े डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वी आर रनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी, और मेरा ये दूसरी जगह पे जहां मैं जाता हूं वहां मेरा ये टॉपिक है, यही पढ़ाता हूं। सो कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर जो भी ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उससे ह्यूम चैलेंज नहीं हो रहा है, उससे ह्यूम चैलेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ह्यूम ना तो रद्द कर रहा है कि कॉज होते नहीं है, इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन वो कह रहा है किस पे टिके हुए हैं, वो कह रहा है हमारे बिलीफ पे टिके हुए हैं। दिस इज वेयर ह्यूम इज बेसिकली बिकमिंग स्केप्टिक। ही इज नॉट चैलेंजिंग एट ऑल, ही इज नॉट सेइंग कि कॉजल इफेक्ट्स होते नहीं है, वो कॉजल कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज बिल्कुल खुद ही डिस्कस करता है, लेकिन वो ये कहता है कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जिस कॉजैलिटी के ऊपर हम इतना ज्यादा रिलाई करते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट हमारे बिलीफ का भी है। वी आर रिलाइंग ऑन अ बिलीफ इन द यूनिफॉर्म नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस बिलीफ के ऊपर टिके हुए हैं कि जो कल हुआ था वो कल भी वैसा ही होगा। ये तो बिलीफ है, और बिलीफ तो गलत भी हो सकते हैं, तो इसलिए किसी दिन कॉजैलिटी क्या गलत हो जाएगी। दिस इज हिज स्केप्टिसिज्म। ह्यूम इस बात का सवाल पैदा कर रहे हैं, और आज हम जिस लेवल पे बैठे हुए हैं थियराइजेशन के, आज हमारे लिए इस तरह से देखना मजबूरी नहीं है। जिन सवालों से वो इतना ज्यादा परेशान है, आज हम उन सवालों के लिए फ्रेमवर्क्स बना चुके हैं। We have all these probability thesis, we have quantum mechanics, we have relativity, and we have chaos studies, we have system studies, we have complexity studies। ये सारे को हम बहुत सारे लेवल तक थियराइज कर चुके हैं। अभी हम इनके वाले हालत में तो नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ उन्होंने तो, दे आर ब्रिलियंट बिकॉज दे रोज दिस क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड। दे आर द वंस जिन्होंने पहली बार इस बात को ध्यान दिलवाया लोगों का कि भाई जिसको इतना हम स्ट्रिक्ट चीज समझते हैं कॉजेशन, ये तो हमारे बिलीफ पे टिका हुआ है ना। इस बात को एनालाइज कर देने में उनकी ब्यूटी है, उनका जीनियस है। सो दिस इज हिज फ्रेमवर्क, सो लेट अस जस्ट नो हिम थ्रू हिज फ्रेमवर्क।
नॉट ओनली, हाँ ये सही बात है कि हमें अपने क्वेश्चंस तो करने ही होंगे, लेकिन जो एक होता है ना पर्पस, जैसे हमारा अभी क्या पर्पस है कि एक बार हम ह्यूम को वैसा समझ लें जैसा ह्यूम कहते थे। अब मान लो उसमें कुछ कमियां हैं, अब जरूरी थोड़ी है जो उन्होंने एक बार लफ्ज लिख दिया वो सारी जिंदगी के लिए सच्चा हो जाएगा। उसके बाद भी तो फिलोसफी डेवलप की है, उसके बाद भी तो साइंस डेवलप किया है, बहुत कुछ हुआ है उसके। तो इसलिए उसके बाद वाली डेवलपमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, जरूर जाएंगे उसमें, बट टिल ह्यूम इट इज लाइक दिस। सो वाइड अप कर दूं इसको, इंप्रेसिज्म एज अगेंस्ट रैशनलिज्म। पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा, इंप्रेसिज्म में जॉन लॉक एक बेसिक आइडिया लेके आते हैं कि माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट, और उसके ऊपर जो भी है वो सेंस, थ्रू सेंस ऑर्गन्स लिखा जाता है, इसलिए नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन्स ही आती है, सेंसेशन के थ्रू आती है। इस बात को ह्यूम ने पकड़ा और आगे डेवलप किया। उन्होंने इस बात की तरफ इसको ले गए कि वो सेंस परसेप्शन से अगर नॉलेज बनती है तो कैसे, उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। उन्होंने कहा मेमोरी भी है और इमेजिनेशन भी है। फर्दर उन्होंने कहा मेमोरी हमेशा सेंस परसेप्शन से थोड़ी फेंट रहती है। मेमोरी और सेंस परसेप्शन में यही रिलेशन है कि सेंस परसेप्शन डायरेक्ट होती है और दुनिया जो है वो एक तरह से बंडल ऑफ सेंसेस है हमारे लिए। सो इट्स अ बंडल ऑफ सेंसेशन दैट इज कमिंग टुवर्ड्स अस। आर फैकल्टीज ऑफ सेंसिंग द वर्ल्ड, यानी आंखें, कान, नाक, ये सब उस बंडल ऑफ परसेप्शन को पकड़ लेते हैं और उसका फर्स्ट इमीडिएट इंप्रेशन बनाते हैं। वो इंप्रेशन मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाता है। स्टोर होते ही उसमें से कुछ सिग्नल लॉस हो जाता है, यानी कि इंप्रेशन बहुत विविड होता है और उसकी मेमोरी बहुत थोड़ी सी या उससे कम हमेशा फेंट होती है। और फिर इमेजिनेशन की एक और फैकल्टी है, फिर वो अपना काम शुरू करती है। इमेजिनेशन की खासियत ये है कि वो हमारी इन सारे इंप्रेशंस को और इन मेमोरीज को तोड़ सकती है स्मॉलर आइडियाज में, और उनको फिर से रीमेक कर सकती है, नए आइडियाज बना सकती है कॉम्बिनेशन से। So every idea that you have can be traced back to some sensation. कोई भी दुनिया का आइडिया, कोई भी थॉट, उसको जब आप ट्रेस करना शुरू करोगे, एनालाइज करना शुरू करोगे, छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, तो वो पहुंच जाएगा किसी ना किसी सेंस जो परसेप्शन हुई कभी आप उस तक। और इनसे जोड़ तोड़ के बना के मेमोरी ने, और मेमोरी से लेके इमेजिनेशन ने दो प्रकार से दुनिया के नए आइडियाज बनाए। एक फैंसीफुल आइडियाज जिनके बीच में कोई लॉजिक नहीं, कोई कंपल्शन नहीं, और दूसरे हमारे जो अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड आइडियाज, जिनके अंदर दो तरह की अंडरस्टैंडिंग, या तो मैटर्स ऑफ फैक्ट्स या फिर रिलेशन बिटवीन द आइडियाज। दिस इज ह्यूम। कॉजेशन, कॉजेशन को ह्यूम ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन इस तरह किया कि कॉजेशन के तीन पोर्शंस हैं, उन तीनों में से दो पोर्शंस के बारे में हम सेकेंडरी क्वालिटीज, जैसी जॉन लॉक की सेकेंडरी क्वालिटीज थी, वैसा कुछ कर सकते हैं। सेंस ऑफ टाइम और सेंस ऑफ स्पेस, ये सेकेंडरी क्वालिटीज की तरह हमें मिल जाती है। लेकिन नेसेसिटी, नेसेसिटी इज अ क्लेम, इट्स अ क्लेम इनटू द फ्यूचर which must rest on some belief of ours. So it's a belief based thing, so therefore causation depends upon this belief. ये क्वेश्चन ह्यूम ने उठाया जिससे वो एकदम स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम द होल एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन। सो दैट्स इट। और इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो बाद में जो आपने सवाल उठाया कि ये जो बाद में ये स्टडीज हुई कि कॉजेशंस की इतनी लंबी चेन्स कहीं भी पहुंच जाती हैं, कहीं कोइंसाइड कर देती हैं, तो इन सब चेन्स के अंदर जो स्टडीज बाद में हुई उसके गैप्स तो इन लोगों ने हाईलाइट किए ना, कि भाई हम कॉजेशन को इतना पक्का मान के बैठे हैं, लेकिन ये हमारे एक बिलीफ पे टिका हुआ है, नेसेसिटी पे। तो इसका मतलब क्या, दुनिया में प्रोबेबिलिटी हमारी कॉजेलिटी के अंदर ही छुपी हुई है। बिलीफ मतलब प्रोबेबिलिटी, बिलीफ इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर का जो भी बिलीफ होगा आपका, वो तो प्रोबेबिलिटी की सेंस में आएगा ना, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर नेसेसिटी के अंदर ही छुपी हुई है, तो विच मीन्स जब इसको बंडल करके हम बैठे हैं, जिसको हम इतना मैकेनिकल समझते हैं कॉजेशन को, उसके अंदर ही प्रोबेबिलिस्टिक अनसर्टेन, जो कि बाद में फिर अगर मैं कहूं थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी, आज हम साइंस में तो एक पैराडाइम के तौर पे मानते हैं, तो ये सबके गैप्स दिखाने वाले ओरिजिनल लोग हैं। दे आर द वंस जिन्होंने वो गैप कम से कम सेंस कर लिया था। जैसे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कहते हैं, उसने बहुत सारे डिब्बे खाली छोड़ दिए कि यहां कुछ तो आएगा मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, आज अभी नहीं पता। ऐसे इन्होंने गैप्स आइडेंटिफाई तो किए, ये तो खासियत रहेगी। तो ये है लार्जली डेविड ह्यूम।
और अगर कहीं डेविड ह्यूम आपको एथिक्स और मोरालिटी के अंदर आता है तो वहां भी उसने कुछ कुछ किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो इस सेमेस्टर में आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आगे आएगा जब आप एथिक्स पढ़ोगे। तो यूटिलिटी का आइडिया एथिक्स के अंदर डेविड ह्यूम दे चुके थे, जिसके ऊपर बाद में जर्मी बेंथम वाला यूटिलिटेरियनिज्म, जो मेरे ख्याल से शायद मैं ही पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्ट, तो वो आएगा आगे। ठीक, तो दिस इज अबाउट ह्यूम, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। फाइन, ठीक है। मेरी